Dear students, today I will deliver my lecture on the topic consumption function. उपभोग फलन क्या है, इस पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। समाज में रोजगार एवं आय का स्तर प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है, लेकिन प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग फलन के द्वारा निर्धारित होती है। हम जानते हैं कि किसी भी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वाली मॉडल में कुल मांग के दो अंग होते हैं, पहला उपभोग और दूसरा विनियोग। उपभोग फलन का संबंध उपभोग से है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे कुल उपभोग व्यय अथवा उपभोग कहते हैं, और जिसका उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। उपभोग और बचत के कुल योग को आय कहते हैं, जिसे समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। y बराबर C प्लस एस, यानी आय बराबर उपभोग प्लस बचत। y का मतलब आय है, C का मतलब उपभोग और S का मतलब बचत। उपभोग व्यय कई तत्वों जैसे आय, वस्तु का मूल्य, फैशन आदि पर निर्भर करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि उपभोग कई तत्वों का फलन है, यानी उपभोग कई तत्वों पर निर्भर करती है, किंतु उपभोग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आय का पड़ता है। इसीलिए केन्स का मानना था कि किसी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है, या यह कहा जा सकता है कि उपभोग आय का फलन है, जिसे समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। C बराबर F ब्रैकेटेड Y। C कंजम्पशन उपभोग, F फंक्शन फलन, Y आय इनकम। C is the function of Y। उपभोग फलन को परिभाषित करते हुए अर्थशास्त्री ब्रूमैन ने कहा है कि उपभोग फलन यह बतलाता है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर उपभोग की वस्तुओं पर कितना खर्च करना चाहेगा। इसी प्रकार पीटरसन ने भी कहा है कि उपभोग फलन की परिभाषा एक अनुसूची के रूप में दी जा सकती है, जो विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग पदार्थों और सेवाओं पर दिए गए व्यय की मात्रा को बताती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, यह प्रायः उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि होने पर बचत में जो वृद्धि होती है उसे बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थशास्त्री केन्स ने उपभोग फलन के लिए उपभोग प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। अतएव आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग प्रवृत्ति की कुछ अन्य परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। प्रोफेसर कुरिहारा ने उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोग पर जितना व्यय किया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है, जबकि आय के विभिन्न स्तरों को प्रकट करने वाली तालिका उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। प्रोफेसर F.S. ब्रूमैन ने भी कहा है कि उपभोग क्रिया यह बतलाती है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर उपभोग पदार्थों और सेवाओं पर कितना व्यय करना चाहेगा। अर्थशास्त्री डिलार्ड का भी मत है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति की अनुसूची या संक्षेप में उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। आय के विभिन्न स्तरों पर कुल आय और उपभोग व्यय के फलनीय संबंध को अभिव्यक्त करने वाला वितरण को उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहा जाता है।
इस प्रकार की अनुसूची केवल उपभोग की इच्छा को ही व्यक्त नहीं करती है, बल्कि यह बतलाती है कि आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर वास्तव में कितना उपभोग किया जा रहा है या उसकी कितनी संभावना है। एक तालिका द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। इस तालिका के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि नंबर 1, आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि हो रही है। नंबर 2, जब आय शून्य होती है तब भी लोगों द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यय उपभोग पर किया जा रहा है। यह व्यय वस्तुतः लोगों द्वारा पूर्व में किए गए वे बचत हैं जिसका उपयोग वे अपने वर्तमान उपभोग पर कर रहे हैं। नंबर 3, जब आय 400 करोड़ रुपए हो जाती है तब उपभोग भी 400 करोड़ रुपए हो जाती है। जिस आय स्तर पर उपभोग आय के ठीक बराबर हो जाती है उसे अंतराल शून्य बिंदु कहा जाता है। और नंबर 4, जब आय 400 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ती है तब उपभोग में भी बढ़ोतरी तो हो रही है, किंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम है। इसका कारण यह है कि लोगों द्वारा वृद्धिमान आय के एक भाग का उपभोग न करके उसका बचत किया जाता है। उपभोग प्रवृत्ति को एक रेखा चित्र द्वारा और भी आसानी से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। इस रेखा चित्र का अवलोकन करने से 2 तथ्यों का पता चलता है। पहला तो यह कि रेखा AS जो कुल पूर्ति की रेखा है वह आय और उपभोग के बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। ज्यों-ज्यों आय में वृद्धि होती है त्यों-त्यों उपभोग व्यय भी ठीक उसी AS अनुपात में बढ़ती है। चित्र से स्पष्ट है कि जब आय 100 करोड़ रुपए है तब उपभोग भी 100 करोड़ रुपए है, लेकिन जब आय बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो जाती है तब उपभोग भी बढ़कर 200 करोड़ रुपए के बराबर हो जाती है। अतएव यह रेखा अर्थव्यवस्था की कुल आय यानी Y और कुल उपभोग व्यय यानी C की समानता को दर्शाता है। यह एक काल्पनीय रेखा है। दूसरा, रेखा CC कुल उपभोग वक्र है जो विभिन्न स्तर पर वास्तविक उपभोग को दर्शाता है। चित्र से स्पष्ट है कि उपभोग वक्र मूल बिंदु O से आरंभ नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि जब आय शून्य रहती है तब भी उपभोग 200 करोड़ रुपए का होता है, क्योंकि लोगों के द्वारा पहले से किया गया बचत का उपयोग उपभोग के लिए किया जा रहा होता है। उपभोग वक्र CC के ढलान की प्रवृत्ति
नीचे से ऊपर की ओर है, जो यह इंगित करता है कि आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती जाती है। बिंदु ई पर आय और उपभोग दोनों बराबर हैं, क्योंकि उपभोग वक्र सीसी कुल पूर्ति वक्र एएस को काट रही है। इस बिंदु ई को समता बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी से इंगित किया गया है। ई बिंदु के बाईं ओर उपभोग वक्र सीसी कुल पूर्ति वक्र एएस के ऊपर है। इससे स्पष्ट होता है कि उपभोग व्यय आय से अधिक है और इसीलिए बचत ऋणात्मक है। किंतु ईक्स के दाईं ओर सीसी उपभोग वक्र एएस वक्र से नीचे है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोग व्यय आय से कम है और इसीलिए बचत धनात्मक है। इस प्रकार उपभोग फलन से संबंधित इन विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि आय अथवा रोजगार और उपभोग के बीच एक संबंध है, जिसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उपभोग में भी बढ़ोतरी होती है। दूसरा, सैद्धांतिक रूप से आय शून्य हो सकती है, किंतु उपभोग सदैव धनात्मक होता है। इसका अर्थ यह है कि आय के शून्य होने पर भी उपभोग पर कुछ न कुछ अवश्य व्यय किया जा रहा होता है। और तीसरा, आय के निश्चित स्तर के बाद उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होने लगती है, जिसका कारण यह है कि आय के उच्च स्तर पर लोगों में अपनी आय के कुछ भाग को बचत के रूप में रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस तथ्य के संबंध में केन्स ने कहा है कि यह उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार होता है। इसी के साथ मेरा आज का उपभोग फलन पर व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।